आप सभी को नमस्कार। मैं ललित कुमार पांडे ग्रिड से घर तक की चौथी कार्यशाला अ, राजस्थान में प्रमुख उपभोक्ता केंद्रित विद्युत विनियम जो कि सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट पीपल्स चीफ और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन RERC के माध्यम से आयोजित की जा रही है। आप सभी का इसमें हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि ये कार्यशालाओं की श्रृंखला ग्रिड से घर तक का उद्देश्य राजस्थान में विद्युत अभिशासन, गवर्नेंस और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने हेतु की जा रही है। इस आज की कार्यशाला में हम दो भागों में मुख्य रूप से बातचीत करेंगे और जो ये कार्यशाला केंद्रित है ये हमारे सप्लाई कोड और आपूर्ति जो विद्युत आपूर्ति है ठीक डिस्कॉम के लिए बनाए गए जो हमारे कार्यदक्षता के मापदंड SOP जिनको हम आमतौर पे बोलते हैं और साथ ही साथ में विद्युत चोरी और अनेक उपभोक्ता केंद्रित प्रावधान जो हैं उन पे हम मुख्य रूप से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जो इस कार्यशाला में जो 3 कार्यशालाएं हुई हैं जिसमें हमने चर्चा करी कि राजस्थान में विद्युत क्षेत्र और इसका परिदृश्य, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया और युक्तिकरण जिसको टैरिफ रैशनलाइजेशन भी बोला जाता है। साथ ही साथ उसमें हमने बात करी थी कि सब्सिडी और इंसेंटिव, अनुदान पे और सब्सिडी पे हमने बातचीत करी थी। और जो इससे पूर्व तीसरी कार्यशाला थी, तीसरी कार्यशाला में हमने राजस्थान में विद्युत बिलिंग और मीटरिंग के ऊपर विस्तार रूप से चर्चा की थी जिसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं समझ में आती हैं। आज इस चौथी कार्यशाला के माध्यम से मतलब आमतौर पे हम ये समझते भी हैं कि हमको किस तरह से विद्युत की आपूर्ति मिलनी चाहिए या जो व्यवधान आते हैं या जो सेवाएं होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले आगे चलें, लेकिन कुछ मैं अपने संस्था सीप के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीप, क्योंकि कई लोग नए भी जुड़े हैं और कई लोग नहीं भी जानते हैं कि हम किस तरह से या क्या पूरी तरह से काम करते हैं। तो CEP जयपुर स्थित मानव केंद्रित संस्था है। अनुसंधान और नीति पक्षपोषण पहल जो कि अत्यावश्यक अनुसंधान और लोकतांत्रिक गठबंधनों द्वारा विद्युत अभिशासन, निम्न कार्बन उत्सर्जन और संक्रांति जलवायु न्याय के हेतु कार्यरत है। हम ऊर्जा, पर्यावरण और लोगों के अंतर संपर्क पर काम करते हुए संस्थागत प्रतिक्रिया, निवेश और राजनीतिक बदलाव के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा और सतत प्रतिक्रिया पर कार्य करते हैं। एक संस्था के रूप में हम समावेशी और प्रतिनिधित्व आधारित नीति कार्रवाई के माध्यम से वंचित व्यक्तियों और समूह द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक आर्थिक असमानताओं और कमजोरियों को संबोधित करने को प्राथमिकता देते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का इस चौथी कार्यशाला के अंदर स्वागत, अभिनंदन। और मैं आज के वक्ता अंशुमन गोठवाल जो कि CEP के निदेशक भी हैं, उनको मैं पोडियम पर बुलाना चाहूँगा और आज की कार्यशाला को आगे संचालित करने के लिए आमंत्रित करता कार्यशाला का उद्देश्य जहाँ कुछ चुनिंदा नियमों और नियामकों को सरल तरीके से प्रस्तुत करना है ही, साथ ही यह भी एक उद्देश्य है कि किस तरीके से ज़्यादा बिजली क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी की जा सकती है। ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो नियम हैं उनकी अनुपालना हो। क्या वर्तमान नियम जो हैं क्या उनमें कोई खामियां हैं, कुछ मुद्दे हैं, इश्यूज हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है। तो ये भी एक उद्देश्य है जिसके साथ हम ये कार्यशाला श्रृंखला कर रहे हैं। तो आज की हमारी कार्यशाला श्रृंखला है कार्यदक्षता के मापदंड एवं सप्लाई कोड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बिजली विद्युत विनियामक आयोग है हमारा RERC, ये कई तरीके के नियम जारी करता है। इनमें से कुछ नियम ऐसे हैं जो प्रमुख तौर पे उपभोक्ताओं पर केंद्रित है, यानी कि वो उपभोक्ताओं से सीधे-सीधे तौर पे संबंधित है कि उनको किस तरीके की बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, उनको अगर कोई समस्या है तो वो उसका निवारण किस तरीके से कर सकते हैं और उन्हें उनके जो रूटीन जो उनके
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या बिजली कंपनी के साथ जो भी संबंध होते हैं, यानी कि बिजली का कनेक्शन लेना, कोई नया ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन देना, ट्रांसफर कराना, बिलिंग से संबंधित बिल इश्यू कराना एक्सेट्रा, तो उन सब कार्यों से संबंधित नियम भी आरईआरसी बनाता है। तो इसमें 3 प्रमुख नियम जैसे कि हम जानते ही हैं कि है। सबसे पहला जो मदर रेगुलेशन आरईआरसी कहता है अपने आप में, सप्लाई कोड, यानी कि किन नियमों के तहत बिजली की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिजली कंपनियों के द्वारा। यानी कि अगर नया कनेक्शन है तो वो कितने दिन में दिया जाएगा, नए कनेक्शन के लिए अगर पोल लगना है तो कितने दिन में दिया जाएगा, ट्रांसफार्मर लगना है तो कितने दिन में दिया जाएगा, उसकी क्या फीस होगी, क्या चार्जेस होंगी, और इसी तरीके से बिल किस अवधि में दिया जाएगा, कितने समय में उसको पे करना है, मीटर को अगर आपको टेस्ट कराना है तो क्या प्रावधान है, अनाधिकृत उपयोग और चोरी से संबंधित क्या प्रावधान है। तो इस तरीके से सप्लाई कोड एक रेगुलेशन है, यानी एक नियमावली है जिसके अंतर्गत सभी तरीके के बिजली कंपनियों के संचालन के नियम होते हैं। तो इन्हीं रेगुलेशंस या नियमों के आधार पर टर्म्स और कंडीशंस ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जारी करती है, बिजली कंपनी, जो कि आप अगर देखेंगे तो जितने भी उपखंड अधिकारी, जेईएन, एईएन है, सबके पास वो बुक जरूर होती है। तो उस बुक से ही निर्धारित होता है कि किस तरीके से वो निर्णय लेंगे और क्या नियम फॉलो करेंगे इन सब अपनी अपनी ड्यूटीज और दायित्वों के निर्वहन में। इसके अलावा दूसरा जो एक महत्वपूर्ण रेगुलेशन है वो है कार्यदक्षता के मापदंड, यानी कि अ, बिजली भी एक सेवा है। जैसे हम मोबाइल का उपयोग करते हैं तो मोबाइल कंपनियां भी हमें सेवा दे रही हैं। अब उस सेवा के अंदर हमें, या मैं कोई उत्पाद ही खरीदता हूँ, कोई इक्विपमेंट खरीदता हूँ, तो वो उत्पाद या इक्विपमेंट या सेवा कुछ चिन्हित गारंटीज के साथ आती है। अगर आप एक वॉशिंग मशीन या मिक्सी भी खरीदेंगे तो 6 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल की वारंटी के साथ आएगी, क्योंकि आप उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप बिजली के लिए भी पैसा पे कर रहे हैं, और उसकी गुणवत्ता और बिजली कंपनी के प्रदर्शन के लिए भी कुछ बेंचमार्क्स या मानक होते हैं जो कि इन रेगुलेशंस में इंक्लूडेड हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरा रेगुलेशन है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है उपभोक्ताओं के लिए। और तीसरा रेगुलेशन हमारा है शिकायत निवारण अधिनियम, और उसमें पक्ष पोषण का भी एक क्लॉज डाला गया है, ग्रीवेंस रिड्रेसल रेगुलेशंस कहते हैं उनको। तो उसके अंदर अगर आपकी कोई शिकायत है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में नहीं सुना जा रहा तो किसके पास जा सकता है, उसके अंतर्गत लोकपाल का भी प्रावधान दिया गया है। तो इन 3 रेगुलेशंस में से 2 रेगुलेशंस के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि है कार्यदक्षता के मापदंड एवं सप्लाई कोड। सप्लाई कोड के मुख्य जो बिंदु हैं बिलिंग और मीटरिंग के, उनको हम पिछली कार्यशाला में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सप्लाई कोड के उन प्रावधानों के बारे में जानेंगे जो कि कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में दिए गए हैं, पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दायित्व क्या है, ड्यूटीज क्या है, साथ ही में अगर अनाधिकृत चोरी या बिजली कट जाती है या फिर अनाधिकृत अनाधिकृत उपयोग बिजली का जो केस बनता है उसके अंदर क्या प्रोसीजर है और क्या राइट्स हैं उपभोक्ताओं के। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ वितरण कंपनियों के लिए कार्यदक्षता के मापदंड के साथ। तो सबसे पहले गुणवत्तापूर्वक बिजली की आवक और बेहतर सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक होना उपभोक्ताओं का अधिकार है। जैसे हम जानते हैं कि हम पैसे पे कर रहे हैं, अभी चाहे सब्सिडी का या अनुदान की एक बात है कि भी सरकार से मिल जाता है, लेकिन बिजली कंपनियों को वो पैसा दिया जा रहा है कहीं से, और वो अनुदान भी एक तरीके से टैक्स के फॉर्म में कंज्यूमर से, जनता द्वारा ही लिया जाता है, राइट। तो हम बिजली के लिए पैसे पे कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ गारंटीज भी होनी चाहिए कि जो सेवाएं दी जा रही हैं वो अनुकूल रूप से दी जाए। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के लिए, यानी उनकी जो प्रदर्शन है उसके मूल्यांकन के लिए भी कुछ न्यूनतम
न्यूनतम मानक या बेंचमार्क होने चाहिए। तो अगर मैं उद्देश्य की बात करूँ तो इन नियमों का उद्देश्य है कि प्रदर्शन के मानक निर्धारित करें। इन मानकों के आधार पर ही जो बिजली कंपनी है उनका प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है। यानी कि अगर मैं साल के अंत में बिजली कंपनी से पूछूं कि आपके पास अ, बिजली का बिजली ना होने की कितनी कंप्लेंट आई थी और उन कंप्लेंट्स में से कितनी कंप्लेंट्स को आपने दिए गए अनुरूप समय अनुरूप निस्तारित कर दिया था, रिजॉल्व कर दिया था। तो अगर मान लीजिए वो 80% है तो वो 80% एक काफी कम समय है। तो उसके लिए बेंचमार्क भी दिया हुआ है उसके अंदर। अ, इसी तरीके से गुणवत्ता और उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी है कि उनके न्यूनतम मानक क्या है जिसके अनुरूप वो अपना कुछ बिजनेस छोटा मोटा करना चाहते हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उसमें उसको सहायता होगी। अ, सेवा में सुधार और वितरण कंपनी की सेवाओं में सुधार के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और अगर इनके अंतर्गत अगर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को सेवाएं नहीं दे पाती तो इसमें मुआवजे का प्रावधान है कि अगर आप मान लीजिए 4 घंटे में कहा गया है कि आपकी बिजली वापस आ जाएगी और 4 घंटे में आपकी बिजली वापस नहीं आती तो इसमें मुआवजे का प्रावधान है। तो हम ये भी देखेंगे कि अगर ये मुआवजे का किसी पे केस बन रहा है तो उसका जो प्रक्रिया है क्लेम करने की मुआवजे का वो क्या रहेगी। तो जैसा कि हमने कहा कि इसके अंदर मुआवजे के प्रावधान हैं तो कंपनसेशन की वैल्यूज दी गई हैं कि किस केस में कितना कंपनसेशन होगा। सेवा के न्यूनतम मानक जैसे हमने बात की ही विभिन्न विभिन्न केसेस में किस तरीके के सेवा के मानक होंगे वो दिए गए हैं। एक समग्र मानक भी दिए गए हैं इसके अंदर बिजली कंपनियों के लिए कि ओवरऑल यानी पूर्णतया होलिस्टिकली यानी आपके पास जितनी भी शिकायतें आती हैं, जितने भी कार्य आते हैं, उसमें से कितने कार्यों को आप समय अनुरूप कर सकते हैं या दिए गए समय में निष्पादित कर देते हैं। तो वो समग्र मानक भी है। और ये जो नियम है ये ऑब्वियसली सप्लाई कोड के और बाकी जो रेगुलेशंस है उनके साथ ही अनुकूल तरीके से लागू होते हैं। यानी सप्लाई कोड में अगर लिखा है कि मीटर आपका खराब है 24 घंटे में बदला जाना चाहिए तो वहां पे भी यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है और अगर नहीं होगा तो उसमें मुआवजे का प्रावधान है। तो इस रेगुलेशन में जहाँ ये सब प्रावधान तो है ही साथ में ये प्रावधान भी है कि किस तरीके से एक बिजली कंपनी या वितरण लाइसेंसी या होगा लाइसेंसधारी होगा वो शिकायत निवारण के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आधारभूत संरचना या क्या अपने यहाँ पे इक्विपमेंट्स और चीजें इंस्टॉल करेगा या फिर अपने यहाँ पे रखेगा। तो इन प्रावधानों में है कि एक आईटी अनेबल्ड एक आईटी सक्षम केंद्रीयकृत ग्राहक सेवा केंद्र बिजली कंपनी द्वारा स्थापित होना चाहिए और ये सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक कार्य करेगा और जहाँ पे एक व्यक्ति रहेगा जो कि जिसे कंप्यूटर का ज्ञान भी होगा और जो कि लोगों की आने वाले लोगों की जो भी शिकायतें होंगी उनको रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा इस केंद्रीयकृत ग्राहक सेवा केंद्र के अलावा जितने भी सब डिवीजन है उपखंड है वहां पे एक हेल्प डेस्क भी रहेगी और इन हेल्प डेस्क पर भी आईटी एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एक व्यक्ति होगा जिसके पास शिकायत लिखने का और उसका एक एक्नॉलेजमेंट देने का प्रावधान है। तो इन दोनों ही जगहों पे सेंट्रलाइज्ड आईटी एनेबल्ड कंज्यूमर हेल्प सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र और हेल्प डेस्क जो कि सब डिवीजन पर रहेगी दोनों ही जगह पर आपको शिकायत दर्ज करा जा सकती है और इस शिकायत दर्ज कराने के एवज में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आप दिया जाएगा। इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि शिकायत किसी भी तरीके से दर्ज करी जा सकती है। फ़ोन से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से या फिर प्रार्थना पत्र लिख के। तो ये सब तरीके हैं जिनसे कि शिकायत को दर्ज किया जा सकता है इन प्रावधानों के अनुसार। जो भी हेल्प डेस्क सब डिवीज़न के होंगे, वहाँ पे जो भी व्यक्ति है, जो जनरली मेरे ख्याल से होता भी है सरकारी दफ्तरों में, शिकायत लेने वाले व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पे प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी सबस्टेशन पे या किसी भी
जितने भी सब स्टेशन हैं या जीएसएस हैं, उन पे भी कुछ पर्टिकुलर तरीके की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। जैसे कोई ट्रांसफार्मर फेलियर आपको दिखाई दे रहा है, सप्लाई में आप अगर नहीं आ रही किसी के पास, या सेफ्टी से रिलेटेड कोई इश्यू है, या फिर बिजली चोरी से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो इन सब इश्यूज़ को किसी भी सब स्टेशन पे उठाया जा सकता है और वो शिकायत दर्ज करी जा सकती है। हर शिकायत दर्ज कराने के साथ ही अगर आप फ़ोन से दर्ज करा रहे हैं तो सेम माध्यम से, यानी फ़ोन पे ही शिकायत का एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर देने का प्रावधान है, कम से कम आधे घंटे में, और साथ में ये भी बताया जाएगा कि कितने समय में इस शिकायत का निवारण कर दिया जाएगा। अगेन उपयुक्त रजिस्टर बनाए जाएँगे इन सभी उप स्टेशनों, कार्यालयों में, हेल्प डेस्क के भीतर, और ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि विनियमों के प्रकाशन के 2 महीने के भीतर ही सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर लिंक होंगे, ताकि मोबाइल नंबर के द्वारा शिकायत जो भी शिकायत जो भी करा रहा है, उसके पास सूचना दी जा सके एसएमएस के थ्रू। शिकायत प्राप्त होने के 30 मीटर के भीतर ही बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ता को शिकायत संख्या उसी माध्यम से सूचित की जाएगी, जैसा कि मैंने कहा। इसमें मैं बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन रेगुलेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये रेगुलेशंस के प्रोविज़न्स जो मैं बोल रहा हूँ, ये वो प्रोविज़न्स हैं जो कि अ, बिजली आयोग या आरईआरसी ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए। आपके क्षेत्र में या जहाँ पे आप हैं, यहाँ ऐसा हो सकता है कि इनकी अनुपालना नहीं हो रही हो, डिस्कॉम की तरफ से नहीं हो रही हो, या हो सकता है इनकी अनुपालना में कुछ इश्यूज़ हों, कुछ टेक्निकैलिटीज़ हों, या ऐसा हो कि ये जो अ, नियम दिए गए हैं, ये अपने आप में आपको कम लग रहे हों कि नहीं, ऐसा नहीं, इसकी जगह ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम इस सत्र के एंड में एक बार एक छोटी-सी चर्चा करके जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इनके बीच में। लेकिन ये मोटे तौर पे ये नियम हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को फ़ॉलो करने चाहिए। इनकी धरातल पे वास्तविक रूप से अनुपालना के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ गारंटीड कार्यदक्षता के मापदंडों के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी बिजली सेवाएँ हमें दी जा रही हैं, उन बिजली सेवाओं के साथ ही एक बेंचमार्क भी दिया जाता है। जैसे कि आपूर्ति की बहाली है। अब आपूर्ति की बहाली कई कारणों से हो सकती है। आपूर्ति की बहाली से मतलब है कि आपके यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है, आपके यहाँ पे बिजली की आपूर्ति नहीं है। तो जो बिजली आपूर्ति की बहाली है, वो कितने समय में होगी और किस-किस अवस्था में कितने-कितने समय में होगी। जैसे अगर करंट नहीं है और अ, एलटी या एचटी फ्यूज़ उड़ने या खराब एमसीबी की वजह से करंट नहीं है, या मीट सर्विस लाइन पे ढीले कनेक्शन की वजह से नहीं है, तो प्रावधान है कि 2 लाख से ऊपर जो आबादी वाले शहर हैं, उनमें 2 घंटे में, शहरी क्षेत्रों में 4 घंटे में, और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे में आपूर्ति की बहाली कर दी जाएगी। इसमें हम दोबारा बात करते हैं कि ये हमने बात की कि फ्यूज़ उड़ने या एमसीबी कनेक्शन ढीला होने की अवस्था में ये समय है। अगर ओवरहेड लाइन या केबल के टूटने की वजह से कोई फ़ॉल्ट हुआ है और उसकी वजह से बिजली नहीं आ रही, तो 2 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में, जिनको क्लास 1 शहर कह रहे हैं हम यहाँ पे, रेगुलेशंस में क्लास 1 शहर कहा गया है। 4 घंटे में कर दिया जाएगा उनका, शहरी क्षेत्रों में 6 घंटे में, और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे में। अगर अंडरग्राउंड केबल में टूटा है, तो जैसा कि हम जानते हैं अंडरग्राउंड केबल में अर्थ मूविंग करनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा, तो उसी अनुसार क्लास 1 शहरों में 12 घंटे में, शहरी क्षेत्रों में 12 घंटे में, और ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे में इसकी बहाली कर दी जाएगी। ट्रांसफ़ॉर्मर की खराबी की स्थिति में नया ट्रांसफ़ॉर्मर चाहिए, या उसको उसी का मेंटेनेंस या कोई रख-रखाव का कार्य करना है, तो क्लास 1 शहरों में 8 घंटे में, शहरी क्षेत्रों में 8 घंटे में, और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटा में। और अगर पावर ट्रांसफ़ॉर्मर की बात है, यानी पावर ट्रांसफ़ॉर्मर वो ट्रांसफ़ॉर्मर होता है जो कि सबस्टेशन में आपका लगा होता है। तो सबस्टेशन में बिजली आती है, वहाँ पे के 2, 3, 4, 5 पावर ट्रांसफ़ॉर्मर्स होते हैं जो 66 या 132 केवी से 11 केवी तक बिजली का स्टेप डाउन करते हैं, वोल्टेज का स्टेप डाउन करते हैं।
और फिर जो हमारे यहाँ पे बिजली वितरण होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या वितरण ट्रांसफार्मर से होता है। तो अगर पावर ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है तो वो की उसकी 48 घंटे में वो शिकायत रिजॉल्व हो जाएगी। इसके लिए मुआवजे का प्रावधान भी आप देख सकते हैं कि एलटी के लिए 75 और एचटी के लिए 150 रुपये दिया गया है। और अगर ट्रांसफार्मर का इशू है तो एलटी के लिए 150 और एचटी के लिए 450 रुपये दिया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि भई हम अगर कल को कहते हैं कि भई मेरे यहाँ पे बिजली नहीं आ रही थी, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पता ही है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पता है बिजली कंपनी को कि मेरे यहाँ पे ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा या फिर मेरे यहाँ पे ये फीडर नहीं चल रहा। तो ऐसा प्रावधान है कि जो भी मुआवजे की राशि इन कारणों की वजह से कंज्यूमर को देय होगी, एप्लीकेबल होगी उनके ऊपर, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाएगा वो राशि और वो अपने आप बिल में ऐड होकर आएगी। तो उसके लिए बिल की कंप्यूटेशन या कोई एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये राशि अपने आप बिल में ऐड होगी और इसकी मॉनिटरिंग भी बिजली कंपनी द्वारा ही की जाएगी। फिर निर्धारित आउटेज का एक क्लॉज है, यानी कि निर्धारित आउटेज बेसिकली वो होता है जिसके अंदर की लोड शेडिंग के अलावा बिजली आपूर्ति में रुकावट होती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि 24 घंटे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या बिजली कंपनी सूचित करे और अगर फिर भी कोई अर्जेंट या आकस्मिक अवस्था है तो भी 7 घंटे के भीतर सूचित करना पड़ेगा। इसके अलावा स्थानीय समाचार पत्र, डिस्कॉम वेबसाइट या एसएमएस के द्वारा भी पंजीकृत मोबाइल पर सूचित किया जाएगा। जैसे कि मेरे ख्याल से हम सभी इंटरनेट का उपयोग करते हैं और अभी हमारे यहाँ पे इंटरनेट नहीं आता या ब्रॉडबैंड का या किसी का भी इश्यू होता है, तो हमें हमेशा मैसेज किया जाता है कि आपकी सर्विसेज इस समय पे हट गई हैं और इस समय पे ठीक हो जाएँगी। तो उस तरीके का मैसेज भी किया जाना आवश्यक है। तो निर्धारित आउटेजेस के केसेस में इस तरीके से सूचना देने का प्रावधान है। ये भी प्रावधान है कि इन सब आउटेजेस के केसेस में जो भी मेंटेनेंस का काम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एसेट्स का, वो इन आउटेजेस के अंतर्गत किया जाएगा। और शहरी क्षेत्र में मंगलवार और शुक्रवार का दिन ही इन शेड्यूल्ड आउटेजेस को रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में बुधवार और शनिवार में और औद्योगिक क्षेत्रों में साप्ताहिक अवकाश के दिनों में। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि ये निर्धारित या शेड्यूल्ड आउटेजेस की बात हो रही है बेसिकली, क्योंकि एक बहुत अ, बारीक सी रेखा है शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड आउटेजेस में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या बिजली कंपनी ही एक तरीके से निर्धारित करती है कि ये शेड्यूल्ड है या अनशेड्यूल्ड है। तो इसलिए कि अगर अनशेड्यूल्ड आउटेज है लोड शेडिंग की वजह से या किसी ब्रेकडाउन की वजह से ऊपर में एज इन जो 33 केवी का सबस्टेशन है या लोड डिस्पैच सेंटर की वजह से है या पावर शॉर्टेज की वजह से है, तो उसके अंदर मुआवजे का प्रावधान नहीं है, लेकिन एसएमएस या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा सूचना का प्रावधान है कि ये सूचना लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और ये सूचना जो उपभोक्ता सेवा केंद्र है उनमें भी उपलब्ध रहेगी। अब हम आपूर्ति की गुणवत्ता की बात करें तो आपूर्ति की गुणवत्ता में एक जो पॉइंट आता है वो है वोल्टेज वेरिएशन या वोल्टेज विविधता हम बोल लेते हैं इसको, जो कि एलटी आपूर्ति की ही बात करता हूँ मैं अभी यहाँ पे, जो कहा जाता है +6 से -6 की % के बीच में ही होनी चाहिए। और इसका जो निवारण की कार्यावधि है वो शिकायत से 2 दिन के अंदर, और अगर कुछ ऑगमेंटेशन या अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन का कोई कैपेसिटी बढ़ानी है तो 15 दिन में, और नए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता में 60 दिन में। और इसमें एलटी के लिए 150 रुपये और एसटी के लिए 450 रुपये का प्रावधान है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ काफ़ी मतलब मेरे को प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई दे रही है कि एज़ एक सामान्य उपभोक्ता के तौर पे हम अपना वोल्टेज तो मेज़र करते हैं नहीं। हमारे यहाँ पे जो बिजली आ रही है वो बिजली आ रही है। हमें वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा बस ऐसे ही पता लगता है कि पंखे की स्पीड कम हो गई या हमारा कोई उपकरण जल गया, उससे ही पता लगता है।
तो इसमें यहाँ पे एक मेरे विचार में एक छोटा गैप है कि इसको किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए कि कितनी देर के लिए वोल्टेज वेरिएशन को माना जाएगा। वोल्टेज वेरिएशन आपका 1 सेकंड के लिए भी हो सकता है, थोड़ी लंबी लंबी अवधि के लिए भी हो सकता है। साथ ही इसके लिए अगर मैं कल को मुआवजे का क्लेम करने भी जाऊँगा तो मैं क्या प्रमाण दूँगा उसका? तो वो प्रमाण और वो जो एसोसिएटेड जो प्रोसेस या प्रक्रिया संबंधी चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या बिजली कंपनी को अपने स्तर पर ही रिज़ॉल्व करना चाहिए कि वो अपने स्तर पर ये नापें कि किस तरीके से वोल्टेज में वेरिएशन किन कंज्यूमर्स के यहाँ पे हो रहा है और उसको किस तरीके से कौन कंज्यूमर मुआवजे का अ, प्रार्थी है और किसको मिलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक विश्वसनीयता सूचकांक की बात की है आपूर्ति की गुणवत्ता के अंदर, यानी कि रिलायबिलिटी इंडेक्सेस, रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी इंडेक्स। तो एक तो है कि सप्लाई इंटरप्शन बेंचमार्क। तो इसमें बेसिकली दिया गया है कि कोई भी 11 केवी का फीडर होगा, अगर औद्योगिक फीडर है तो 6 महीने में 30 से ज़्यादा रुकावटें नहीं होंगी और क्वार्टर में यानी 3 महीने में 15 से ज़्यादा रुकावट नहीं होगी। तो जब मैं रुकावट की बात कर रहा हूँ या तो मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम 10 मिनट के लिए वो बंद रहा है, उसने बिजली की सप्लाई नहीं की, तब उसको मैं एक रुकावट की तरह मानूँगा। तो किसी भी अ, औद्योगिक फीडर के लिए यह बेंचमार्क दिया गया है कि 6 महीने में उसमें 30 से ज़्यादा संख्या में रुकावट नहीं होगी और अगर क्वार्टर की बात करें तो 15 से ज़्यादा रुकावट नहीं होगी। इसी तरीके से शहरी फीडर में 48 से ज़्यादा रुकावटें नहीं होंगी 6 महीने में और क्वार्टर में 24 और इसी तरीके से ग्रामीण फीडर में 66 और 6 महीने में और 33 क्वार्टर में 3 महीने में। और अगर इसमें इस तरीके से इन दिए गए बेंचमार्क्स को स्तर पे अगर वायलेट किया जाता है तो प्रति रुकावट ₹5 की दर से हर कंज्यूमर को मुआवजा मिलने का प्रावधान है। इसी तरीके से आपूर्ति आउटेज अवधि बेंचमार्क भी है, सप्लाई इंटरप्शन बेंचमार्क। तो अगेन इसमें ये है कि आपका सप्लाई का जो इंटरप्शन है वो कितने समय तक हो सकता है। तो 11 केवी इंडस्ट्रियल फीडर के लिए 70 घंटे प्रति 6 महीने या 35 घंटे प्रति क्वार्टर या तिमाही से ज़्यादा नहीं हो सकता और शहरी फीडर में 140 घंटे प्रति 6 महीने या 70 घंटे प्रति तिमाही। इसी तरीके से 11 केवी फीडर जो ग्रामीण स्तर पर होगा उसमें 210 घंटे प्रति 6 महीने या 105 घंटे प्रति तिमाही से ज़्यादा सप्लाई आउटेज नहीं होगा। और अगेन बेंचमार्क से अधिक होने पे ₹5 प्रति घंटा के अनुसार दिया जाएगा मुआवजा। इसके अलावा सैफी और सैडी दो एक इंडेक्स हैं जिससे कि किसी भी बिजली कंपनी की सर्विसेज या परफॉर्मेंस को मापा जाता है। तो सैफी होता है आपका सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स, यानी कि प्रति उपभोक्ता आपके कितने इंटरप्शंस हुए। तो जैसे कि आपके पूरे साल में हमारे यहाँ पे कितने 40 लाख कंज्यूमर हैं और पूरे उपभोक्ता के साल भर में उन 40 लाख ही इंटरप्शन हुए, तो यानी एक इंटरप्शन प्रति साल एक उपभोक्ता का हुआ। तो ये जो इंडेक्स है ये कहा जाएगा सैफी। इसी तरीके से सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स है कि कितनी देर के लिए एवरेज तौर पे पूरे सिस्टम का, यानी जितने भी बिजली कंपनी के सभी कंज्यूमर्स और सिस्टम्स हैं, पूरा सिस्टम जो है उसमें एवरेज कितने ड्यूरेशन का इंटरप्शन रहा। तो उसका भी प्रति तिमाही और प्रति 6 माह का बेंचमार्क दिया गया है कि प्रति उपभोक्ता 6 माह में 20 से ज़्यादा इंटरप्शंस या व्यवधान नहीं होने चाहिए और तिमाही में 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उसी तरीके से। और सिमिलरली प्रति ग्राहक 30 घंटे से ज़्यादा 6 महीने में नहीं होने चाहिए और
15 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तिमाही में। और चूँकि ये सिस्टम के लिए है, यानी कि ये डिस्कॉम का एक बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या बिजली कंपनी के लिए, कि आप जो भी सप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूशन अपने कंज्यूमर्स को, प्रति कंज्यूमर आपका इस इतनी देर से ज़्यादा का आपूर्ति व्यवधान नहीं होना चाहिए, और प्रति कंज्यूमर आपका इतने से ज़्यादा इंटरप्शन नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए एक अलग से निधि बनाई गई है बेसिकली, जिसके अंदर जितनी भी बार ये वायलेशन किया जाएगा, तो 50 लाख रुपए सैफी के लिए और 50 लाख रुपए सैडी के लिए एक सिस्टम डेवलपमेंट फंड बनाया गया है इस रेगुलेशन के अंदर, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जमा कराना होगा। इस सिस्टम डेवलपमेंट फंड का उपयोग जो है वो कमीशन द्वारा बताया जाएगा। अभी मेरे विचार में इसकी स्थापना नहीं हुई है, मेरे को जहाँ तक पता है, लेकिन भविष्य में जब भी इसकी स्थापना होगी तो किस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा, यह कमीशन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो आपूर्ति की गुणवत्ता में ही हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। तो कई बार भारी उतार चढ़ाव भी होता है और लाइनों का शॉर्ट सर्किट होता है, जो कि हम कई बार देखते हैं कि इक्विपमेंट और जो हमारे घरों में उपकरण होते हैं वो जल जाते हैं। तो इन रेगुलेशन के होने का तात्पर्य ही यह है, ये उद्देश्य यह है कि भारी उतार चढ़ाव के कारण जो नुकसान उपभोक्ताओं को होता है, उनसे किस तरीके से उनकी सुरक्षा की जा सकती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ भी है कि कई लोग जैसे अपने डोमेस्टिक लोड में ही कुछ मोटे लोड का यूज़ करते हैं एलटी फीडर में। जैसे यहाँ शहरों में बहुत होता है, बहुत बड़ी-बड़ी मतलब 15 एचपी की मोटर बोरवेल्स लगा के उसको डोमेस्टिक से ही चला रहे हैं, राइट? तो उसके लिए प्रावधान है कि उसके लिए उन्हें अलग से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू ही लोड लेना पड़ेगा या थ्री फेज सप्लाई लेनी पड़ेगी। तो सो दैट कि क्योंकि उस लोड के कारण ही बाकी कंज्यूमर जो हैं उनके सिस्टम्स में भी भारी उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। तो इस नुकसान यानी शॉर्ट सर्किटिंग या हैवी फ्लक्चुएशंस की वजह से जो नुकसान होता है, उसके मुआवजे के लिए कुछ राशि रखी गई है। पंखे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मिक्सी के लिए 1000 रुपए, कलर टीवी, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फ्रिज इत्यादि के लिए 2000, और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एसी एक्सेट्रा के लिए 4000 रुपए। जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि हम इस पे चर्चा कर सकते हैं कि दिए गए प्रावधान सफिशिएंट हैं कि नहीं अपने आप में। तो अगेन ये भी एक डिस्कशन का विषय हो सकता है कि क्या ये मुआवजा राशि इनफ है, पर्याप्त है। तो लेकिन ये अभी नियमों में ये राशि दी गई है। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये है कि अगर किसी का इस तरीके से लॉस होता है हैवी फ्लक्चुएशन की वजह से, तो अ, एक साथ कम से कम 5 उपभोक्ताओं को जब वो प्रभावित करेगी घटना, तभी ये मुआवजा दिया जाएगा बेसिकली, और इसका भौतिक सत्यापन ज़रूरी है। तो यानी कि आपका फीडर लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लेवल पे जब फ्लक्चुएशंस होंगे, तो वो एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वो काफ़ी सारे लोगों को, और एक डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी सारे घर जुड़े होते हैं। तो कम से कम 5 कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं का अफ़ेक्ट होना ज़रूरी है इस मुआवज़े को लेने के लिए। मीटर की शिकायत की बात करें हम, तो मीटर की शिकायत का भी प्रावधान है कि अगर हमें लग रहा है कि मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मैं बिजली कंपनी को नोटिस दे सकता हूँ कि मेरे मीटर का इंस्पेक्शन किया जाए, और 15 दिन में वो इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। और इन 15 दिनों में बिजली कंपनी आपके मीटर को चेक करेगी, और सूचना देने की तिथि से 15 दिन के भीतर मीटर को बदल दिया जाएगा अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है। अ, अगर उपभोक्ता से कोई परीक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा अगर कोई इसमें त्रुटि पाई जाती है। लेकिन अगर उपभोक्ता के कारण से खराब या जला हुआ मीटर पाया जाता है, तो उपभोक्ता को नए मीटर की सुरक्षा राशि वहन करनी पड़ेगी, और परीक्षण शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा, और इस राशि का भुगतान बिलों के माध्यम से ही होगा। अगेन,
चूँकि ये 15 दिन में इसमें इस कार्य को करने की अवधि दी गई है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या बिजली कंपनी को, तो एलटी के लिए ₹200 का मुआवज़ा और एचटी के लिए ₹500 का मुआवज़ा इसमें दिया गया है। इसमें एक ये भी है कि अगर मान लीजिए 15 दिन का समय दिया गया है और 15 दिन में ये नहीं होता है, तो 15 दिन में नहीं होता तो फिर मान लीजिए 30 दिन हो जाते हैं, डबल अवधि हो जाती है, तो ये मुआवज़ा डबल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 15 दिन है और उसके बाद 30 दिन तक भी आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करने कोई नहीं आता मीटर का, तो ये मुआवज़ा 200 से बढ़ के एलटी कंज्यूमर्स के लिए ₹400 हो जाएगा। इसी तरीके से बंद, क्षतिग्रस्त या जले हुए मीटर को बदलने की अगर आपकी शिकायत है, तो 24 घंटे के भीतर और शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के अंदर इसको बदल दिया जाएगा। तो और जब ये उपभोक्ता द्वारा ये सिद्ध हो नहीं हो जाता बेसिकली कि अतिरिक्त भार या किसी अन्य वजह से मीटर खराब हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी डिपॉजिट करके 24 घंटे के अंदर मीटर बदल दिया जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है जो कि हम नहीं जानते सामान्यतः कि मीटर को 24 घंटे में अगर जल गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या बंद हो गया है, तो उसको बदलने का प्रावधान है। तो जहाँ तक मुझे दिखता है पूरे सप्लाई कोड और स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस और सभी भी नियामकों और नियमों में ध्यान रखा गया है कि किसी भी वजह से उपभोक्ता की बिजली की कटौती ना हो। उसकी बिजली की बहाली जल्दी से जल्दी आपूर्ति की बहाली कर दी जाए। इसी टाइम पे अगर मीटर चूँकि इस पीरियड में जल गया है और अगर ये निगम की गलती से जला है तो नो करंट सप्लाई का यानी जो आपूर्ति ना होने का जो हमारा मुआवजे का प्रावधान था, वो भी इसमें लागू होगा। इसी तरीके से मीटर या सर्विस लाइन के स्थानांतरण की बात करें तो जैसे कई बार क्या होता है कि मीटर या सर्विस लाइन काफी पास से गुजर रही होती है, कई बार पास से नहीं गुजर रही होती तो भी धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो जाता है या कुछ पास में ही किसी ने मकान आगे बढ़ा लिया या इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया तो लाइन काफी पास आ गई, तो उसमें हमें पोल शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। कई बार खाली मकान होते हैं तो पोल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो व्यक्ति मकान बनाने जाएगा तो वो कहेगा कि मेरे को ये पोल यहाँ नहीं चाहिए, मेरे मेन गेट के सामने आ रहा है या बीच में आ रहा है। तो उस तरीके से सर्विस लाइन या मीटर के स्थानांतरण की बात करें तो डिमांड नोटिस पहले तो उसको देना होगा बिजली कंपनी को, यानी कि कंज्यूमर की रिक्वेस्ट आने के 15 दिनों के भीतर ही इंस्पेक्शन करके जो भी अनुमानित लागत होगी उसकी सूचना उपभोक्ता को दे दी जाएगी। अनुमानित लागत इसमें कई तरीके से हो सकती है, हो सकता है कि पोल शिफ्टिंग के अपने आप में खुद के चार्जेस होते हैं, साथ में कुछ अन्य तरीके के इसमें लाइन केबल या चीजें उसमें अगर लगानी होंगी तो उनको भी एक उसका भी प्राइस निगम उपभोक्ता से लेगा और एक उसकी लागत के आधार पे डिमांड नोटिस जारी करेगा। इन 15 दिन के लिए अगेन 75 या 150 और 300 रुपए के मुआवजे का प्रावधान है एलटी एसटी ईएसटी के लिए अगर इस मुआवजे की इस अनुमानित लागत के इंस्पेक्शन की को टाइमली नहीं बताया जाता तो। इसी तरीके से मीटर शिफ्टिंग के लिए एलटी उपभोक्ताओं के मामले में 7 दिनों में और ईएचटी और एलटी के उपभोक्ताओं के अवसर में 15 दिनों में, और इसके लिए भी इसी तरीके से 75, 150 और 300 रुपए के मुआवजे के प्रावधान है। सर्विस लाइन की शिफ्टिंग काफी देखी जाती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो जाता है, पास हो जाता है, डेंजरस हो जाता है लोगों के लिए। कई बार ओरिजिनली इंस्टॉलेशन ही जैसे अभी हम देखते हैं कई बार एलटी लाइन या एचटी लाइन ही काफी ऊपर से जारी होती है बेसिकली, तो उसके लिए जो ट्रांसफर होगा वो एलटी के केस में 15 दिन में और एचटी के केस में 1 महीने में हो जाएगा। नए कनेक्शन या अतिरिक्त बिजली जारी करने के लिए 30 दिन का समय है सप्लाई कोड के अनुसार। एक बार डिमांड नोटिस जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जारी करती है उसके बाद में। इसके अलावा ओनरशिप या स्वामित्व का हस्तांतरण और श्रेणी में परिवर्तन कराना है तो 1 महीने के भीतर ये स्थानांतरण होगा और इसके लिए मुआवजे का प्रावधान है जैसा हम देख रहे हैं 75, 150 और 300 रुपए एलटी, एचटी और ईएचटी के लिए।
उपभोक्ता बिल की शिकायत है तो शिकायत किसी भी संबंधित विभागीय अधिकारी, बिलिंग अधिकारी या ऑनलाइन हेल्प डेस्क पे दिया जाता है, कर सकता है। अगर कोई जानकारी इकट्ठी करने की आवश्यकता है तो 3 दिन में उसका रेजोल्यूशन किया जाएगा, और अगर नहीं है तो 7 दिनों में उसका रेजोल्यूशन किया दिया जाएगा, और अगर वो नहीं होता है तो अगेन मुआवजे का प्रावधान है। सप्लाई डिस्कनेक्ट कराने के लिए अगर उपभोक्ता कोई चाहता है कि उनका उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसके लिए अनुरोध प्राप्त होने पर और डिस्कनेक्शन शुल्क के साथ जो भी राशि उपभोक्ता को पे करनी है, उसके बाद शहरों में 3 दिन में, क्लास 1 शहरों में 3 दिन में, शहरी क्षेत्रों में 7 दिन में और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 दिन में। इसी तरीके से स्थायी कनेक्शन कटने की स्थिति में उपभोक्ता को सारी राशि जो भी सिक्योरिटीज निगम ने ली है वो वापस करने का उसका प्रावधान और दायित्व दोनों है। तो डिस्कनेक्शन के 7 दिनों के भीतर उसको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और इस समय की अनुपालना ना होने पर 500, 1000 और 2000 रुपए का प्रावधान है एल टी, एच टी और ई एच टी कंज्यूमर्स के लिए। एक डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ता की बहाली 6 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। एक बार वो अपने सारे जो भी देय राशि है, जो भी पेंडिंग ड्यूज हैं उसके वो दे देता है तो, और अगर नहीं किया जाता ऐसा तो 500, 1000 या 2000 रुपए का मुआवजे का प्रावधान है। इसी के तरीके से बिल अगर समय सीमा में नहीं दिया जा सकता है जाता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है, और 7 दिन के अंदर बिल दिया जाएगा। एंड इसी तरीके से मुआवजे का प्रावधान इसमें भी है। तो ये मोटे मोटे पे एक काफी लंबी लिस्ट थी। एक्चुअली हम शेयर करेंगे इसका सॉफ्ट कॉपी आपके साथ एक बार, जो कि आप जो भी संबंधित इश्यू या मुद्दा है उसके अंदर आप इसको देख के समझ सकते हैं कि क्या समय अवधि का प्रावधान है और क्या मुआवजे का प्रावधान है। ऑल्दो लेकिन इनको किस तरीके से इसकी अनुपालना की जाए, इसको क्लेम किस तरीके से किया जाए, और इसको जो प्रोसेस है निगम का वो क्या रहेगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं लाइसेंसधारी या फ्रेंचाइजी के प्रदर्शन के लिए समग्र न्यूनतम मानक की। तो समग्र न्यूनतम मानक, जैसे कि हमने सैफी और सैडी की पहले पीछे बात की थी, यानी कि एवरेज तौर पे प्रति कंज्यूमर क्या इंटरप्शन इंडेक्स रहेगा उनका, और कितना ड्यूरेशन का उनका इंटरप्शन रहेगा। तो ये वैल्यूज दी गई हैं। तो वो एक लाइसेंसधारी या बिजली कंपनी के समग्र न्यूनतम मानक है। इसी तरीके से ये कहा गया है कि जितनी भी नो करंट की कंप्लेंट होंगी कंज्यूमर्स की बिजली कंपनियों को, तो उसमें से 95% आपकी दिए गए समय में हो जानी चाहिए। तो दिए गए समय जो हमने पीछे देखा था, अगर सिर्फ फ्यूज कटने या सर्विस लाइन ढीली होने की वजह से है तो क्लास 1 शहरों में 4 घंटे में, शहरी क्षेत्रों में 6 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे में। इसी तरीके से फिर आगे था, अगर ट्रांसफार्मर की वजह से इश्यू है, या अंडरग्राउंड केबल की वजह से इश्यू है, या पावर ट्रांसफार्मर की वजह से इश्यू है, या ओवरहेड लाइंस की वजह से इश्यू है, तो वो उनकी सबकी समयावधि दी गई है। तो ये सभी तरीके के इश्यूज निर्धारित समय में रिजॉल्व हो जाने चाहिए, और कम से कम 95% इश्यूज निर्धारित समय में रिजॉल्व होना चाहिए। ये बिजली कंपनी के लिए उसकी कार्यदक्षता मापने के लिए एक समग्र न्यूनतम मानक है। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं, मीटर शिफ्टिंग को लेके है, बिलिंग को लेके है, या ट्रांसफर ऑफ स्वामित्व के ट्रांसफर को लेकर है, उन सबका कम से कम उन सभी शिकायतों में से 90% शिकायतों का निवारण दिए गए समय सीमा में होना चाहिए। तो ये ये बेसिकली हमारी बिजली कंपनी के प्रदर्शन के न्यूनतम मानक है। तो ये अभी जैसे मैं इस पे बाद में आता हूँ, लेकिन ये जस्ट एक स्लाइड है कि शिकायत कराने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं हमारे बिजली कंपनी को। ना क्षतिपूर्ति क्रियाविधि यानी कंपनसेशन किस तरीके से मांगा जाए। तो पहले तो यह है शून्य करंट की शिकायत है, यानी कि शून्य करंट से मतलब है कि सप्लाई इंटरप्शन है, आपके यहाँ पे करंट नहीं है किसी भी तरीके से, राइट। तो इसके लिए कोई भी शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। जो बिजली कंपनी है वो अपने रिकॉर्ड्स के आधार पर ही अगले बिल में जो भी आपका मुआवजा बनेगा वो क्रेडिट कर देगा, क्योंकि बिजली कंपनी को पता है कौन
उसका जो भी उपकरण है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसेट है, लाइन है, ट्रांसफार्मर है, वो कहाँ काम नहीं कर रहा। तो अगर मान लीजिए आरईआरसी यहाँ पर है, इसका सबस्टेशन बाजू में है और एक फीडर काम नहीं कर रहा, तो जितने भी कंज्यूमर उस फीडर से जुड़े हैं उन सबको बिजली नहीं मिल रही। तो उसको पता है कि इनकी बिजली 2 घंटे गई, 3 घंटे गई या 5 घंटे गई। शहरी क्षेत्र है तो 4 घंटे में मतलब 2 लाख से ऊपर का है तो 4 घंटे में होनी चाहिए। 4 घंटे के ऊपर होती है तो अपने आप ऐड होना चाहिए। तो ये है नो करंट सप्लाई की शिकायतों का प्रावधान। अगर कोई एरिया पेंडिंग है किसी कंज्यूमर का तो फिर ये मुआवजा एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि आपका कोई पिछला बिल बकाया है या कोई राशि है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि मल्टीपल वजह से, डिस्कॉम की वजह से या कंज्यूमर की वजह से भी कई बार काफी लंबे समय के बिल पेड नहीं होते या काफी पेंडेंसी होती है बिलिंग में। तो अगर कोई इस तरीके की पेंडेंसी है या एरियर्स है तो कंपनसेशन या मुआवजा एप्लीकेबल नहीं होगा। एक प्रावधान जो काफी सीमित करता है इन रेगुलेशंस को, वो ये है कि जितनी भी फिक्स चार्जेस होंगे किसी कंज्यूमर के, उसके 30% से ज्यादा मुआवजा वो नहीं क्लेम कर सकता। यानी अगर मैं एक डोमेस्टिक कंज्यूमर था तो मेरा सालाना जो भी फिक्स चार्जेस का मोटा मोटा एवरेज बनेगा, उसका 30% से ज्यादा मुझे मुआवजा टोटल नहीं मिल सकता। क्षतिपूर्ति का शिकायत समाधान के 60 दिन के पश्चात नहीं किया जा सकता। यानी 60 दिन तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते। कंप्लेंट नंबर जो होगा वो जो क्लेम नंबर होगा उससे अलग होगा। और जो भी क्लेम का कंपनसेशन का रिक्वेस्ट होगा उसको 45 डेज में रिजॉल्व करना ही होगा। कुछ मामलों में कार्यदक्षता के मापदंड लागू नहीं होते हैं, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, यानी हड़ताल, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ एक्सेट्रा, तो ग्रिड फेलियर या फिर ट्रांसमिशन जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से आउटेज हो जाता है, यानी कि निगम को ही बिजली की सप्लाई नहीं हो रही पूरी, या फिर राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर और सिस्टम ऑपरेटर्स हैं या डिस्पैच पॉइंट्स हैं, वहीं से अगर इस तरीके के इश्यूज हैं तो ये प्रावधान लागू नहीं होते कंपनसेशन के। इसमें एक चीज ये भी है कि अगर कंपनसेशन अगर नहीं दिया जाता तो हम इसको इन शिकायतों को जो हमारे शिकायत निवारण मंच बने गए हैं, ग्रीवेंस रेडरेसल फोरम बने गए हैं उपखंड स्तर पे और कॉर्पोरेट स्तर पे, 4 स्तरों पे, और इस अगर उस पे नहीं हमारा मुआवजा मिलता तो हम उनको ये शिकायत दे सकते हैं। तो उसकी शिकायत हम सीजीआरएफ पे या कर सकते हैं, और अगर सीजीआरएफ में भी वो रिजॉल्व नहीं होता तो ओम्बड्समैन को यानी बिजली लोकपाल को की जा सकती है। राजस्थान में एक ही बिजली लोकपाल है जो आरईआरसी ऑफिस में ही बैठता है आज की, जो अगेन हम आगे चर्चा कर सकते हैं अगली कार्यशाला में इस पर भी। तो एसओपी रेगुलेशंस के अंतर्गत जैसे कि हमने कहा था कि बिजली कंपनियों की परफॉर्मेंस को यानी उनके प्रदर्शन को भी नापने का एक जरिया है। तो इस के लिए जरूरी है कि बिजली कंपनियां अपने सालाना या त्रैमासिक तौर पे या अर्धवार्षिक तौर पे जो भी जो उनका स्टेटस रहा है शिकायतों के निवारण का वो प्रस्तुत करे। तो एसओपी रिपोर्ट्स का फॉर्मेट्स इन नियमों में दिया गया है, जो कि त्रैमासिक तौर पे बिजली कंपनियां आरईआरसी को सबमिट करती हैं। आरईआरसी की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रावधान है कि एक मैनुअल भी प्रकाशित किया जाएगा, जो कि सभी कार्यालयों और उपखंड स्तर पे जो ऑफिसेस हैं उनमें उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा हर साल जुलाई और जनवरी के महीने में इन सभी गारंटेड जो बेंचमार्क्स हैं इनको वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश कराया जाएगा। इसके अलावा इनके प्रचार प्रसार के लिए भी अनेक तरीके के माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, और बाकी वितरण अपनी वेबसाइट पर
फीडर का डेटा भी वेबसाइट पे वो पब्लिश करेगा, यानी कि इस फीडर का कितने समय आउटेज रहा, कितना अवधि का रहा और कितनी बार रहा, और पूरे वर्ष में किस फीडर में किस उपकरण में क्या खामी आई, इसको भी वो प्रकाशित करेगा अपनी वेबसाइट पर। तो एक चीज की हम बात करते हैं अब इसके अंदर, जो कि हमने बात की कार्यदक्षता के मापदंड के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। तो एक तो है इनका कार्यान्वयन, जो कि हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो कि उपलब्ध है, कुछ चीजें नहीं है। जैसे अभी 2 साल पहले तक जो ये रिपोर्ट्स आती थी कमीशन के पास में, उसमें आता था कि कंपनसेशन आपने किस कंज्यूमर्स को कितना दिया। तो जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम्स तीनों ही लिखते थे कि हमने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। अब इसका अर्थ ये है कि एक तो या तो कि जो उपभोक्ता हैं उन तक ये जानकारी नहीं है कि इस तरीके का कोई प्रावधान है। लेकिन मतलब अब हम भी 6-7 साल से इस क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, तो हम जानते हैं, यहीं पे काफ़ी लोग बैठे हैं ऐसे, जो कि जानते हैं इनके बारे में और जो कि प्रयास कर चुके हैं कि जो मुआवज़ा है उसको दिया जाए। तो वहाँ कहीं न कहीं अनुपालना में और जो प्रक्रिया है मुआवज़ा लेने की, उसमें कहीं कुछ गैप्स हैं, जिनको कि एड्रेस करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो ये जो चिन्हित मुद्दे रहेंगे कार्यान्वयन में, कि क्या चीजें हैं इन रेगुलेशंस पे जो कि फॉलो नहीं हो रही। अ, मैंने अभी तक, मतलब आप अपना पक्ष रख सकते हैं, मतलब अभी बिल में अपने आप करंट या बिजली ना होने की वजह से मुआवजा ऐड होके आते हुए मैंने नहीं देखा अभी भी। जब जी, तो जबकि ये रेगुलेशन 2021 में आ चुकी है, 22 में नोटिफाई हो गई थी, तो मतलब 1 साल का समय हो गया है लगभग। एनफोर्समेंट में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं, और एनफोर्समेंट के इश्यूज के साथ ही कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जो कि इन रेगुलेशंस की उपयोगिता को सीमित करते हैं कई जगह पे। जैसे कि मैं बात कर रहा था उपकरणों के लिए, एसी का अगर किसी का डैमेज हो जाता है तो वो 4,000 रुपये का उसमें प्रावधान है, लेकिन क्या ये 4,000 रुपये सफिशिएंट है, पर्याप्त है? मेरे विचार में नहीं है। अगर एसी किसी का जल जाता है, खराब हो जाता है, तो 4,000 रुपये में हो, डिपेंड करता है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी उसका एसेस करके ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो वो एक अपने आप में इन नियमों को सीमित करता है। तो इसके अलावा अनुपालना भी एक बहुत जरूरी है इनका। जैसे हमने बात की कि हेल्प डेस्क होने चाहिए, सब डिवीजन स्तर पर होने चाहिए, और सेंट्रलाइज्ड जो आपका कस्टमर केयर बनेगा आईटी एनेबल्ड, उस पे ये भी है कि उन पॉइंट्स पे आप सिर्फ शिकायत नहीं, कुछ डिस्कॉम से संबंधित आपकी सर्विस रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको नया कनेक्शन चाहिए, अगर ये भी प्रावधान इन रेगुलेशंस में है, नया कनेक्शन चाहिए तो आप उन पे बता सकते हैं एज पर दीज रेगुलेशंस। लेकिन अगेन उसकी अनुपालना मेरे विचार में अभी नहीं है यहाँ पे भी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि जैसा कि मैं कह रहा था कि सामूहिक भागीदारी से हम इनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, इनकी अनुपालना भी सुनिश्चित कर सकते हैं, और उसमें एक मुख्य बिंदु रहेगा कि किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। जैसे कि इन मैं रेगुलेशंस की ही बात करूं तो ये रेगुलेशंस नए रेगुलेशंस है, ये 2021 के रेगुलेशन है। नोटिफाई मेरे ख्याल से 22 में हुए हैं, और इसके पहले जो रेगुलेशंस थे वो इतने उनसे ये काफ़ी आगे हैं, काफ़ी परिष्कृत हैं। लेकिन स्टिल अनुपालना और कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें अभी भी यहाँ पे थोड़ा गैप या कुछ खामियां दिखाई दे रही हैं, जिनके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। तो एसओपी यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस कार्यदक्षता के मापदंड पे इतना ही था प्रेजेंटेशन। हम दूसरा सत्र सप्लाई कोड के कुछ प्रमुख मुद्दों पे लेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तर हम ले सकते हैं अगर इस विषय तो अब हम बात करेंगे सप्लाई कोड के बारे में। सप्लाई कोड, जैसे हमने कहा कि एक तरीके से एक मदर रेगुलेशन है
डिस्कॉम को अपने कार्य करने के लिए। और सप्लाई कोड में बिल और मीटर से संबंधित इश्यू सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पे कंज्यूमर्स के रहते हैं। तो इनको एक विशेष तौर पे इनके लिए एक अलग वर्कशॉप डिज़ाइन करके हम लास्ट कार्यशाला में पूरा कवर कर चुके हैं। अभी हम कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में बात करेंगे, जो कि केंद्रित हैं उपभोक्ताओं के राइट्स और ड्यूटीज़ पे, जो कि कुछ चुनिंदा अवस्थाओं में उनके लिए उपयोगी रहते हैं। तो जैसे आपूर्ति का विच्छेदन और बिजली का अनधिकृत उपयोग और बिजली चोरी के उपलक्ष्य में क्या प्रक्रियाएँ हैं? क्या कंज़्यूमर्स के पास सुविधाएँ या क्या उनके पास प्रावधान उपलब्ध हैं जिससे कि वो इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी तरीके का उनका अनुचित नुकसान ना हो। तो आपूर्ति का विच्छेदन यानी डिस्कनेक्शन ऑफ सप्लाई किसी भी वजह से जो होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि एसएमएस, ईमेल या लिखित रूप से 15 दिन का नोटिस दिया जाए। बिना इस 15 दिन के नोटिस के डिस्कॉम सप्लाई किसी भी या कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता है। और छुट्टियों और रविवार के दिन पे यह निगम का कर्तव्य है कि वो कनेक्शन नहीं काट सकता। आमतौर पर 1:30 बजे के पहले कनेक्शन काटा जाएगा और भुगतान करने पर इमीडिएटली 6 घंटे में कनेक्शन दोबारा कर दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप 6 बजे घर से आए हैं और 6 बजे आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके डिस्कॉम चला गया। उसको 1:30 बजे के पहले ही अपना जो सप्लाई कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट करना होगा। इसके अलावा इसके अलावा जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा वो पोल या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर होगा। वो घर पे आके नहीं होगा। मीटर के पहले जनरली कर दिया जाता है, तार काट दी जाती है, लेकिन पोल या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे डिस्कनेक्ट करने का प्रावधान है सप्लायर को। अगर एरियर या पेंडिंग राशि की वजह से सप्लाई या कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जा रहा है और वो ₹1000 से कम है, तो डिस्कनेक्शन नहीं किया जाएगा, बल्कि उस ₹1000 को अगले बिल में एडजस्ट करके उसके बाद अगले बिल में उस राशि को जोड़ के अगले बिल में उस राशि को माँगा जाएगा, लेकिन कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा। और अगर डिस्कॉम का कोई व्यक्ति जाता है डिस्कनेक्शन के लिए तो कंज़्यूमर अगर दिखाता है, उपभोक्ता दिखाता है कि मैंने जमा करा रखा है मेरा बिल, तो कोई डिस्कनेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा अगर कंज़्यूमर ने बिल नहीं जमा कराया है, लेकिन पिछले 6 महीने की कई बार ऐसा होता है कि बिल उपभोक्ता को मिलता ही नहीं है। हम लोग आजकल बिजली मित्र ऐप पे और वेबसाइट वगैरह पे अपना बिल पेटीएम वगैरह पे देख लेते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी जो हार्ड कॉपी होती है बिल की मूल प्रति पर निर्भर हैं बिल जमा कराने के लिए। तो अगर किसी वजह से उसे बिल नहीं मिल पाया है, तो वो पिछले 6 महीने के औसत कंज़म्पशन के आधार पर बिल की राशि जमा करा सकता है और ऐसी अवस्था में उसका बिल उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा अगर कनेक्शन किसी महीने के बीच में काटा जा रहा है, तो आनुपातिक रूप से फिक्स चार्जेस और एनर्जी चार्जेस की अ गणना की जाएगी। कनेक्शन काटने के लिए लिखित सूचना देना आवश्यक है और परिसर खाली होने की स्थिति में 7 दिनों में अंतिम भुगतान की प्राप्ति पर नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा डिस्कॉम द्वारा। इसके अलावा 7 दिन का नोटिस देकर उपभोक्ता के साथ डिस्कॉम अपना संबंध समाप्त कर सकता है, यानी कि कनेक्शन उसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर सकता है। अगर कोई कंज्यूमर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी तरीके से सप्लाई कोड के प्रोविज़न्स का उल्लंघन करता है या फिर किसी भी डिस्कॉम की प्रॉपर्टी को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाता है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, किसी कंपनी ने कनेक्शन ले रखा है या किसी तरीके का कोई सेफ्टी का इश्यू है किसी कंज्यूमर के कनेक्शन के कारण, तो 7 दिन का नोटिस देकर उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जा सकता है।
पुराने बकाया जो भी होंगे उसकी वसूली के बारे में बात करें तो पहली बार देय होने की तिथि से 2 वर्ष के बाद कोई भी राशि वसूल नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आप आज कोई राशि आपकी ड्यू है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि 2.5 साल बाद अचानक निगम को याद आया कि अरे मैंने ये ₹500 आपसे लिए नहीं थे और ये मैंने अब आज आके आपके बिल में जोड़ के भेज दिए। तो 2 साल पुरानी कोई भी तरीके की राशि आप उपभोक्ता से नहीं ली जा सकती। एरियर्स लिए जा सकते हैं, पुराने कंज़म्पशन का कोई रिकॉर्ड जो छूट गया हो, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि हर बिल में उन एरियर्स का को दिखाया जाए कि आपके पिछले महीने का ये कुछ पेंडिंग अमाउंट है, तब ही पुराने बकाये की वसूली वसूली की जा सकती है। मामले में जारी किए जाने वाले बकाये के पूरे विवरण विवरण के साथ 15 दिन का नोटिस दिया जाता है कि ये आपका बकाया राशि है, आपको ये पे करना है और अगर इस मामले में अगर उपभोक्ता का कोई प्रश्न है या कोई वो अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसको वो अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भी प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए बकाया वसूली की योजना के आधार पर बेसिकली विशेष तौर पे माफ़ी या कटौती दी जा सकती है, जो कि हम कई बार देखते भी हैं कंज्यूमर्स जो डिवीज़न ऑफ़िसर वग़ैरह के साथ डिस्कस करके बेसिकली किसी तरीके की छूट इत्यादि प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रावधान भी इसमें दिया गया है। और अगर स्थायी रूप से काटे गए कनेक्शन से बकाया राशि सेम उपभोक्ता के किसी दूसरे का कोई दूसरा कनेक्शन है, तो उसके नए कनेक्शन के साथ भी एडजस्ट की जा सकती है। तो ये भी एक प्रावधान टीसीओएस में दिया गया है। इसके अलावा आपूर्ति की बहाली, तो आपूर्ति अगर आपका डिस्कनेक्शन किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो कृषि उपभोक्ताओं के लिए राज्य की कृषि नीति के अनुसार रहेगी उसकी बहाली। एलटी या ईएचडी उपभोक्ताओं के लिए डिस्कनेक्शन के 1 साल के भीतर आप अपनी रिकनेक्शन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। यानी कि आज आपका कनेक्शन किसी वजह से कट गया है, तो अगले 365 दिन तक आप अपनी रिकनेक्शन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपसे न्यू कनेक्शन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके लिए रिकनेक्शन के जो प्रावधान हैं वो एप्लीकेबल होंगे। और डोमेस्टिक केस में क्योंकि चूँकि ऊपर एचटी और ईएचटी की बात की गई है, डोमेस्टिक यानी एलटी कंज्यूमर्स के लिए 2 साल तक का समय है। 2 साल के पश्चात वह परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कनेक्शन की श्रेणी में आ जाएगा और उसके बाद आपको नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आवेदक द्वारा देय राशि आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर भुगतान ना करने पर प्रत्येक माह 10% वार्षिक ब्याज दर के साथ जमा कराने का प्रावधान है और जो भी राशि होगी उसके 6 घंटे के अंदर आपूर्ति बहाल की जाएगी। जो भी पेंडिंग ड्यूज़ होंगे, वो एक बार जमा कराने के 6 घंटे के भीतर ही दोबारा से कनेक्शन कनेक्ट कर दिया जाएगा बेसिकली। और लाइन और अगर स्टेशन या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इसके लिए निर्माण करना है, तो उसके लिए निर्माण होगा और उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की जाएगी, अगर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करवा रहे हैं तो। तो ये था कनेक्शन के डिस्कनेक्ट होने पे कुछ प्रावधान, किस तरीके से वो डिस्कनेक्ट होते हैं और पुराने बकाया की वसूली के रिलेटेड क्या प्रावधान है और उस पेमेंट को करने के बाद में जो आपूर्ति है उसको किस तरीके से बहाल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 126 के अंदर जो बिजली का अनधिकृत उपयोग का प्रावधान है उसके बारे में। तो अनधिकृत उपयोग यानी कि अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो क्या होता है बेसिकली? तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि उच्च टैरिफ के तहत निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कम टैरिफ के तहत बिजली आपूर्ति का उपयोग करना। यानी कि आपका टैरिफ ज़्यादा होना चाहिए। लेट अस से आप नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर होने चाहिए लेकिन आपने डोमेस्टिक की बिजली यूज़ कर रहे हैं। तो आप बिजली का अनऑथराइज्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा स्वीकृत कनेक्टेड लोड से अधिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो
आप अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। यानी आपका सैंक्शन कनेक्टेड लोड है 5 किलोवाट, लेकिन आप घर में 15 या 20 किलोवाट या 10 किलोवाट तक चला रहे हैं, तो उसको अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाएगा। इसके अलावा थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होने पे थ्री फेज चलाने के लिए सिंगल फेज को थ्री फेज बनाने का एक प्रचलन है जोधपुर डिस्कॉम में, और टू फेज को भी थ्री फेज कर देते हैं वहां पे। तो ऐसा करने पे भी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। इसके अलावा सिमिलरली थ्री फेज को सिंगल फेज बनाने में के लिए फेज को और अर्थिंग के साथ कुछ टेम्परिंग करके थ्री फेज को सिंगल फेज बनाने को भी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। इसके अलावा बिजली कटौती या लोड शेडिंग के दौरान बिजली के उपयोग पर प्रतिबंध हो, ऐसे समय में बिजली यूज करने पे भी अनाधिकृत उपयोग माना जाएगा। इसके अलावा अगर मीटर आपका डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और अगर आप उसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो भी एक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। तो ये बिजली के अनाधिकृत उपयोग के कुछ प्रावधान हैं। ये वो यानी इन सब दशाओं में या इन सब कंडीशंस में माना जाएगा कि आप बिजली का अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हैं। इनमें से कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जो कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मानी जाती। जैसे उच्च टैरिफ श्रेणी के लिए बिजली शुल्क का भुगतान करना, लेकिन निम्न टैरिफ श्रेणी में उपयोग करना। यानी कि आपका कनेक्शन निम्न टैरिफ श्रेणी का है, लेकिन आपको उच्च टैरिफ श्रेणी के लिए आप पेमेंट उच्च टैरिफ श्रेणी की कर रहे हो। यानी कि आप होने डोमेस्टिक के चाहिए लेटेस्ट से, और आप नॉन डोमेस्टिक का आपका कनेक्शन है, तो आपका वैसे तो कैटेगरी अलग है, टैरिफ भी अलग है, लेकिन आप चूंकि हायर टैरिफ पे कर रहे हो, तो उसको अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा घरेलू श्रेणी में मीटर के माध्यम से अगर आप अधिक लोड ले रहे हैं, तो उसको अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं माना जाएगा। यानी कि हमारे घरों में जो मीटर होता है, हमने सैंक्शन कनेक्टेड लोड की बात करी कि 5 किलोवाट से सैंक्शन कनेक्टेड लोड से ज्यादा अगर हम यूज करेंगे, तो वो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर मेरा कनेक्शन घरेलू है, तो मैं इसको अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं माना जाएगा। तो वो 5 किलोवाट का मैं ज्यादा भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन इसमें अलग प्रावधान है कि सालाना तौर पे फिर ये सैंक्शन कनेक्टेड लोड रिवाइज होना चाहिए, वो दूसरी चीजें है। गैर घरेलू श्रेणी में 5 किलोवाट भार तक के छोटे उपभोक्ता, तो नॉन डोमेस्टिक जो कैटेगरी है गैर घरेलू वाले, उनमें भी 5 किलोवाट तक के जो कंज्यूमर्स हैं, वो लोग भी अगर अपना लोड एक्सीड करते हैं सैंक्शन कनेक्टेड लोड, तो उसको भी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी अनाधिकृत उपयोग नहीं माना जाएगा बिजली का। और जैसे हम जानते हैं कि लोगों के घरों में शादी ब्याह या कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, तो उसमें भी उनका कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो किसी धार्मिक सामाजिक समारोह के लिए 3 दिन की सीमा के भीतर आपूर्ता आपूर्ति का उपयोग और स्वीकृत भार से अधिक हो, तो वो भी अनधिकृत उपयोग नहीं माना जाएगा। फिर जहाँ पे भी डिमांड के आधार पर बिलिंग हो रही है, मांग के आधार पर बिलिंग हो रही है, उसको भी अनधिकृत उपयोग नहीं माना जाएगा। मांग के आधार पर बिलिंग एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर जैसे हम लोगों को तो कनेक्शन सैंक्शन कनेक्टेड लोड फिक्स कर दिया गया है कि आपका 5 किलोवाट का कनेक्शन है। जो एमडीआई आधारित बिलिंग होती है, उसके अंदर आपका मीटर रिकॉर्ड करता है कि आपका उस महीने मैक्सिमम डिमांड क्या रही थी, 2 किलोवाट थी या 3 किलोवाट थी, और उसके जो चार्जेस होते हैं वो आप पे करते हैं। इसके अलावा सब मीटर भी आप अगर लगाते हैं किराएदारों या किसी और के लिए, तो उसको भी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं माना जाएगा। अब इसमें सबसे पहले अगर निगम को ये अंदेशा होता है या संदेह होता है कि कहीं पे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, तो उसमें कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले तो एक इंस्पेक्शन किया जाता है, और इंस्पेक्शन के बाद एक प्रोविजनल ऑर्डर बनाया जाता है कि अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई हाँ, किसी तरीके से गलत तरीके से उपयोग हो रहा था बिजली का, फिर एक प्रोविजनल ऑर्डर दिया जाता है। उसमें भी एक रिव्यू का प्रोविजन है, आप उसको भी रिव्यू करा सकते हैं, और उसको एक अपीलेट अथॉरिटी भी बनाई जाती है। अगर आप उस रिव्यू के बाद भी संतुष्ट नहीं है, तो आप अपीलेट अथॉरिटी तक भी जा सकते हैं। तो इसके अंदर
निर्धारण अधिकारी या असेसिंग ऑफिसर्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में डिफाइंड है, धारा 126 और 127 में। इन असेसिंग ऑफिसर्स का काम है कि ये जहाँ पे भी इन्हें लगता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हो रहा है, वहाँ पे जाके ये इंस्पेक्शन करते हैं। उनको फोटो आईडी और अपने सारे डिटेल्स के साथ वहाँ जाना होता है। इनकी डिटेल्स भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट पे, बिजली कंपनियों की वेबसाइट पे उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये वहाँ जाके निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण में जितने भी इक्विपमेंट हैं, मीटर है और लाइन्स हैं, उसको ये लोग देखते हैं, कंजम्पशन पैटर्न को देखते हैं और उसके आधार पर बेसिकली एक रिपोर्ट तैयार की जाती है प्रोविज़नल, कि जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति ने किसी तरीके से अनऑथराइज्ड यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी का या नहीं किया है। और इसमें अनधिकृत उपयोग के मामले में जिस भी कारण से अनधिकृत उपयोग हो, उसके लिए 7 दिन का समय दिया जाता है बेसिकली इंस्पेक्शन रिपोर्ट के। कि कंज्यूमर अब जिस भी वजह से वो ये कर रहा था या हुआ उसके साथ, तो 7 दिन में उसको समय दिया जाता है कि 7 दिन में वो इसकी वजह को दूर कर सकता है। अब इंस्पेक्शन के बाद एक आता है कि उसको असेसमेंट करना है। जैसे कि हमने कहा कि गलत टैरिफ श्रेणी में उसका वो उपभोग कर रहा था, यानी कि लोअर में कर रहा था। मेरा बिजली का बिल होना चाहिए था ₹4 के रेट के सॉरी ₹8 के रेट के हिसाब से, मैं ₹4 के हिसाब से अपना कंज़म्पशन कर रहा हूँ। तो यानी कि निगम आके देखेगा कि इनका कितना बकाया राशि बनेगी, अगर ये सही उपयोग करते तो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कितने समय से मेरे पास ये कम बिल आ रहा था और फिर किस रेट पे उसको आना चाहिए। तो इसके लिए फिर जो इक्विपमेंट है, उनका मीटर के रिकॉर्ड्स हैं, उनका लास्ट कैलिब्रेशन मीटर का या इक्विपमेंट का कब हुआ था, इंस्टॉल कब हुआ था, इंस्पेक्शन डेट क्या है, इन सब के आधार पे देखा जाता है कि कितने समय से ये अनधिकृत या अनऑथराइज्ड यूज़ चल रहा है और उसके बेसिस पे कंप्यूट किया जाता है। इसके रेट्स दिए हुए हैं उन्होंने कि किस तरीके से किस केस में कितना टैरिफ लगेगा एटसेट्रा। इसमें ये भी है कि अगर अवधि डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी अवधि में ये अनऑथराइज्ड यूज़ चला, तो 12 महीने की मैक्सिमम समय सीमा निर्धारित कर रखी है कि 12 महीने से ज़्यादा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो निरीक्षण की तारीख या मीटर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता को नोटिस भेजा जाता है और अगर उपभोक्ता को कोई आपत्ति है, तो नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर वो उन आपत्तियों को संबंधित अधिकारी या जो मैंने बोला निर्धारण अधिकारी, असेसिंग ऑफिसर के समक्ष रख सकता है। और इसकी फिर एक व्यक्तिगत सुनवाई का प्रावधान है कि उपभोक्ता की जो भी आपत्तियाँ हैं, उनके लिए अगले 10 दिन के अंदर व्यवस्था की जाएगी कि उनकी आपत्तियों को सुना जाए और उनकी आपत्तियों के आधार पर ये निर्णय लिया जाए कि अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था कि नहीं था और उसके बाद में एक अंतिम मूल्यांकन आदेश बनाया जाता है। इसमें ये इतना प्रोसेस होने की ज़रूरत मतलब मेरे विचार में आप लोग ज़्यादा आपको ज्ञात होगा कि ज़मीनी तौर पे क्या होता है कि गाँव में या किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऑफ़िसर्स जाके ये एक तरीका हो सकता है कि ये अनऑथराइज्ड यूज़ है, आप इस तरीके से ये टैरिफ कैटेगरी में यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने तो यहाँ पे बोल दिया गैर घरेलू या नॉन डोमेस्टिक, लेकिन गाँव में किसी एक व्यक्ति को क्या पता कि उसका कनेक्शन किस कैटेगरी में है, उसको शायद ये भी नहीं पता होगा बिल में, क्योंकि हम कैटेगरी भी नहीं देखते कि भई नॉन डोमेस्टिक है क्या है। तो इस तरह की चीज़ें कई होती हैं जो कि उनको पता नहीं होती हैं उस वक़्त। तो उस वक़्त एक प्रोविज़नल ऑर्डर बन जाता है जो कि हो सकता है कंज़्यूमर के फ़ेवर में या कंज़्यूमर के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो। लेकिन फिर जो फाइनल मूल्यांकन ऑर्डर है वहाँ पर उससे पहले कंज़्यूमर के पास एक अपॉर्च्युनिटी ये होती है, एक अवसर होता है कि अपनी बात रख सके। अंतिम मूल्यांकन आदेश में जो भी शुल्क होगा वो 30 दिन के अंदर उसको पे करने का प्रावधान है और इन अंतिम मूल्यांकन जो आदेश है उसके अंदर जितने भी आपकी रिपोर्ट्स में आपने मीटर वगैरह का आपने सीज़ किए थे और उस वक़्त जो सीज़र मेमो बनाया था, उनको भी इंक्लूड करने का उस रिपोर्ट में प्रावधान है।
इसके अंदर अगर कुछ राशि पहले से उपभोक्ता द्वारा जमा करा दी गई है तो वो राशि एडजस्ट कर दी जाती है। इसमें ये भी प्रावधान है कि जैसे इंस्पेक्शन की मैंने बात की, तो इंस्पेक्शन में जितने भी इक्विपमेंट हैं सबको इंस्पेक्ट किया जाएगा, उनको सील किया जाएगा, उसमें कंज्यूमर के सामने सील किया जाएगा। उसमें जो आस-पास लोग होंगे उनको विटनेस बनाया जाएगा, उनके सामने सील किया जाएगा। उस रिपोर्ट्स पे एज़ विटनेस आस-पास के लोगों को भी साइन कराया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी भी की जाएगी। लेकिन अगर विटनेस या कंज्यूमर साइन नहीं करते हैं उसके ऊपर, तो रिपोर्ट में भी ये लिखा जाएगा कि ये लोग साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है और उसकी फिर रिपोर्ट की कॉपी या तो पोस्ट के द्वारा उन्हें भेजी जाएगी या फिर उनके घर ही पर चिपका दी जाएगी, ऐसा प्रावधान है। तो उपभोक्ता द्वारा 30 दिनों के भीतर बिल का भुगतान करने का प्रावधान है। इसके अंदर अगर 30 दिन में नहीं कर सकते तो भी 6 महीने का कंपाउंडिंग का एक फ़ॉर्मूला होता है, 16% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगा के, जो कि 6 महीने में कंपाउंड होगा और इंस्टॉलमेंट्स भी वो कह सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनऑथराइज़्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपका 12 महीने का कंप्यूटेशन हुआ और 12 महीने का कंप्यूटेशन आपका 1 लाख, 1.5 लाख आ गया, तो एक नॉर्मल या बहुत ज़्यादा 50,000 भी आ गया छोटे बिल वालों के लिए, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो उसमें इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने का भी प्रावधान है। अब निगम के इन सब फाइनल ऑर्डर के बाद भी अगर उपभोक्ता उससे सहमत नहीं है, तो एक्ट की धारा 127 में एपेलेट ऑफिसर का प्रावधान दिया गया है, जो कि आरईआरसी और निगम द्वारा स्थापित निर्धारित किया जाता है बेसिकली। इसमें जो भी फाइनल ऑर्डर की राशि होती है, उसका 50% जमा करा के उनके समक्ष एक एप्लीकेशन दी जा सकती है और अगर अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एस्टेब्लिश नहीं होता, तो फिर निगम राशि उपभोक्ता को अगेन 16% की ब्याज दर के साथ वापस देगा और अगर राशि कम होती है तो संशोधित बिल देके बैलेंस अमाउंट उसको पे करेगा। तो ये है हमारे बिजली के अनधिकृत उपयोग के प्रावधान। सर यूयूई छोटे में लिखा हुआ है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो। तो अब हम बात करते हैं धारा 135 के तहत बिजली चोरी का। तो पहले तो बिजली चोरी है क्या? बिजली चोरी है अगर आप लाइनों को टैप करते हैं, ओवरहेड लाइन्स को या अंडरग्राउंड लाइन्स को या सर्विस लाइन्स के थ्रू किसी तरीके से भी कोई तार का कांटेक्ट होता है, मीटर के साथ कोई टेम्परिंग होती है, करंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर लूप कलेक्शन या किसी भी तरीके से मीटर की एक्यूरेट रीडिंग लेने में या उसके चलने में किसी तरीके का कोई व्यवधान या हस्तक्षेप पहुंचाया जाता है। बिजली के मीटर या उपकरण या तारों को किसी तरीके का कोई नुकसान किया जाता है या नष्ट किया जाता है और जिस पर्पस के लिए बिजली दी गई है उस पर्पस के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है बिजली चोरी में, वो है डिसहॉनेस्ट इंटेंट। बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति का यह सिद्ध होता है कि वो एक तरीके से किसी तरीके की बेईमानी या उस इरादे से ये छेड़छाड़ की गई है, तो ही बिजली चोरी का केस होता है। क्योंकि कई बार बिजली का कनेक्शन चल रहा है, आपका मीटर में कुछ तार टूटी हुई है एटसेट्रा, जब तक बिजली आ रही है हम भी नहीं देखते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है। कल को बिजली कंपनी का ऑफिसर आता है, वो कहता है कि आपके मीटर में तो आपने ये सील तोड़ रखी है, या हम भी चेक नहीं करते जनरली कि मीटर में सारी सील्स जो लगी होती है, जैसे हम जानते हैं, वो सारी अप्रोप्रिएटली लगी हुई हैं कि नहीं। अब हम आते हैं और हमें पता लगता है कि सील टूटी हुई है, बिजली वाले ऑफिसर को लगेगा तो जब तक वो डिसऑनेस्ट इंटेंट यानी वो एक किसी तरीके से फायदा कंज्यूमर लेने की कोशिश कर रहा हो, ये सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक बिजली चोरी का जो मामला होता है वो नहीं होता है। तो इसमें भी प्रोसेस वही है कि सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है। अगेन इसके लिए भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स बनाए गए हैं धारा 135 के अंदर, 126 के अंदर। ऑथराइज्ड ऑफिसर का कार्य है कि इंस्पेक्शन करे
और एक डिटेल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाए। फ़ोटो आईडी के साथ इनका होना ज़रूरी है और ज़रूरी है कि इनके नाम वेबसाइट्स और बाकी तरीके से पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्प्ले करे। फिर इसमें जो भी मीटर्स या बाकी इक्विपमेंट संबंधित जो भी एविडेंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब जब्त कर लिए जाएँगे। एक सीज़र मेमो बनाया जाएगा। वो सीज़र मेमो पे विटनेस और कंज्यूमर के साइन होंगे और वो सीज़र मेमो की कॉपी कंज्यूमर को दी जाएगी। और जितने भी सीलिंग पॉइंट्स हैं उसके ऊपर गवाहों जो भी होंगे आस-पास के विटनेस उनके भी हस्ताक्षर लिए जाएँगे। और जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी उसपे वहाँ जो प्रेज़ेंट लोग होंगे उनके भी साइन होंगे और कंज्यूमर्स के भी साइन होंगे, बशर्ते वो साइन करने को तैयार हैं तो। और ये एंश्योर किया जाएगा कि उनको भी एक कॉपी दी जाए इंस्पेक्शन रिपोर्ट की। अब ऐसे केस में अगर बिजली चोरी एस्टेब्लिश हो जाती है, तो बिजली चोरी एस्टेब्लिश होने के अंदर बेसिकली जितने भी फिजिकल जो भी आपके चीज़ें होती हैं, केबल, मीटर एक्सेट्रा ये सब जब्त के लिए जाते हैं। और एलटी आपूर्ति के लिए सब डिवीज़न के ऑफिसर और इंजीनियर्स अधिकृत हैं और एचटी के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स या डिविजनल ऑफिसर्स हैं, ये अधिकृत हैं। और ऐसे में 2 लायबिलिटी बनती हैं आपकी, एक सिविल लायबिलिटी होती है और एक क्रिमिनल लायबिलिटी। और सिविल लायबिलिटी के अंदर बेसिकली कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के वक़्त पे 24 घंटे के भीतर जो भी क्षेत्राधिकार वाला पुलिस स्टेशन है, उसमें भी लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई जाती है निगम द्वारा, निगम के जो भी अधिकृत अधिकारी हैं, उनके द्वारा। और जो भी शिकायत दर्ज कराई गई है, जो भी ऑर्डर है और फ़ोटोग्राफ़ी की प्रति 2 दिनों के अंदर जो कंज़्यूमर्स हैं, उनको भी प्रदान की जाती है। अब क्रिमिनल लायबिलिटी सिविल लायबिलिटी तो एक हो गई कि आपने उनका जिस तरीके से हमने अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एसेस किया था कि इनका इतना बनना चाहिए था कंज़म्पशन जबकि ये तो वो कंज़म्पशन कंप्यूट किया जाता है, एक अमाउंट कंप्यूट किया जाता है जो कि अगेन रेगुलेशंस में दिया गया है किस तरीके से उसका कंप्यूटेशन होगा। तो जैसे अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में था कि सबसे पहले तो देखा जाएगा कि कितने समय तक आप इस गतिविधि में इन्वॉल्व थे, एक उपभोक्ता इन्वॉल्व था। अगर वो 6 महीने से बिजली चोरी कर रहा था, इसका मतलब 6 महीने का उसने बिल नहीं पे किया। तो 6 महीने में उसका कंज़म्पशन कितना हुआ और उसका कितना बिल होना चाहिए, उसको कंप्यूट किया जाएगा ताकि वो उसको पे कर सके। इसके अलावा धारा 152 के तहत अपराध का शमन या कंपाउंडिंग का प्रावधान है बेसिकली। तो इसके अंदर कुछ अधिनियम है, राजस्थान सरकार द्वारा भी कंपाउंडिंग का कुछ एक्ट है बेसिकली। तो जो भी अमाउंट उस एक्ट के अनुसार आती है, तो वो अगर व्यक्ति जमा करा देता है, तो आपराधिक अदालत में कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जाएगी और अपराध से छूट दी जाएगी। और जो दंड प्रक्रिया संहिता 73 के 300 धारा है, उसमें दोष मुक्ति माना जाएगा बेसिकली। और इसके अलावा कंपाउंडिंग शुल्क से आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी आपकी जो है, आपराधिक लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन नागरिक दायित्व राशि बकाया रहेगी और दोबारा कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आपको सिविल लायबिलिटी में जो आपका कंप्यूटेशन से पैसा बना है, वो आपको पे करना रहेगा। तो बिजली चोरी के कारण काटी गई आपूर्ति को बहाल किया जाएगा भुगतान के 48 घंटे के भीतर और नए आवेदन का मामला दर्ज उपभोक्ता द्वारा जो भी जमा राशि है उसके साथ एडजस्ट किया जाएगा और अगर कंपाउंडिंग शुल्क अगर कुछ है वो जमा नहीं करा जाएगा तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ये मोटा-मोटा धारा 135 के तहत बिजली चोरी का जो हम बात कर रहे थे, उसके बारे में था। कुछ और प्रावधान भी हैं इसी से संबंधित जैसे परिसर में प्रवेश करने निगम हैज़ पावर एंट्री करने का पावर होता है निगम के पास बेसिकली मीटर के निरीक्षण के लिए, रखरखाव के लिए, हटाने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए। तो उसके पास ये वो होता है और ये मतलब उचित समय पे अगेन जैसे हमने बात कहा डे आवर्स में निगम कह सकता है कि मुझे जो सरकार सॉरी बिजली के जो उपकरण हैं उनकी जाँच करनी है।
स्वीकृत लोड और स्वीकृत अनुबंध मांग में कमी और वृद्धि का हम एप्लीकेशन दे सकते हैं बेसिकली निगम को, और इसके अनुसार जो भी चेंजेस उसको अपने सिस्टम में करने होंगे वो उन्हें करना होगा। इसके अलावा विस्तृत निर्देश जारी करना निगम का एक दायित्व है, जिसमें उपभोक्ता और लाइसेंसधारियों की तकनीकी आवश्यकताएं, सीए के सुरक्षा संबंधित प्रावधान, निरीक्षण का प्रक्रिया जो भी है निगम की सुरक्षा की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कनेक्शन एग्रीमेंट जो है आपका, और शिकायत निवारण, मीटिंग कनेक्शन जारी करने, विद्युतीकरण जैसे विविध सेवाओं के लिए जो भी चार्जेस और फीस होती हैं, तो ये सब चीज़ें निगम को पब्लिश करनी होती हैं। तो जैसे आप विद्युत भवन में जाएँगे तो नीचे उनका पब्लिक रिलेशंस पीआर सेल है बेसिकली, तो वहाँ बुकलेट्स भी मिल जाती हैं आपको। तो टीसीओएस हो गया, टैरिफ हो गया, सेफ्टी हो गया, एग्रीकल्चरल कनेक्शन के लिए इनकी इस तरीके की बुकलेट्स हैं, कुछ नहीं है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको एज़ पर रेगुलेशंस देनी चाहिए। देन निगम नेटवर्क पे अगर डीजी या कुछ इस तरीके का उपकरण लगा रहा है, तो ये उपभोक्ता का दायित्व है कि उनका क्रियान्वयन और उनका ऑपरेशन मैनेज करे कि ठीक से हो। और इसके अलावा अपनी वेबसाइट पर नए कनेक्शन देने का, टेम्परेरी कनेक्शन का, मीटर सर्विस लाइन शिफ्ट करने का, कैटेगरी बदलने का एटसेट्रा प्रोसेस उनको पब्लिश करना होता है। अपने ऑफिसेस के एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स पब्लिश करने होते हैं। असेसिंग ऑफिसर्स के विद फोटोज, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स जो भी हैं, जो भी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चोरी के मुद्दों के साथ डील करेंगे, उनकी डिटेल्स उसे ज़रूरी है पब्लिश करना वेबसाइट के ऊपर। कि सभी तरीके के फीस और चार्जेस और उनकी कंप्यूटेशन की जो भी मेथोडोलॉजी या तरीके हैं, वो उसको पब्लिश करने की ज़रूरत है। और जागरूकता पैदा करने के लिए जो मैनुअल्स होते हैं, कंप्लेंट हैंडल मैकेनिज्म्स, इसके अलावा बाकी जो भी मैनुअल हैं बेसिकली वो भी निगम को ज़रूरी है पब्लिश करना अपनी वेबसाइट पे। तो ये यहाँ इस सत्र का समापन होता है, जो कि सप्लाई कोड के उन कुछ प्रोविजंस को टच करती थी, जो कि कंज्यूमर्स के साथ जुड़े थे।